सो वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 12 साउंड। टॉपिक है हमारा आज का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। तो कल हमने देखा था कि जो साउंड है वो मैकेनिकल वेव है, यानी कि वो वेव के तौर पे ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। और वेव्स जो है वो भी दो तरह की पढ़ी थी हमने, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड वेव के। तो वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। तो हम एक साउंड वेव को उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड के आधार पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। A sound wave in graphic form is shown in figure 12.8c, which represents how density of pressure change when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure. Figure 12.8a and 12.8b represent the density and pressure variation respectively as the sound wave propagates in the medium. Compressions are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve in figure 12.8c. The peak represents the region of maximum compressions. Thus, compressions are regions where density as well as pressure is high. Rarefactions are the regions of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley, that is the lower portion of the curve in figure 12.8c. A peak is called the crest and a valley is called the draw of a wave. ये कल करवा दिया। तो यहाँ पर हमने तीन जो फिगर्स देख रहे हैं यहाँ पर A, B और C, इन तीनों फिगर्स में हमने देखा कि डेंसिटी वेरिएशन कैसे होती है कि यानी कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, फिर दूसरी जगह थोड़ी खाली है, फिर डेंसिटी ज़्यादा है, फिर खाली है। इनकी डॉट जो आप देख रहे हो, एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा है, फिर थोड़े कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है। तो ये जो पहला ग्राफ है ये आपको दिख रहा है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का, यानी कि एक जगह पर जहाँ पर भीड़ ज़्यादा है वहाँ पर कंप्रेशन है और जहाँ पर भीड़ कम है वहाँ पर रेयरफैक्शन कहलाता है। वैसे ही प्रेशर वेरिएशन जो है वो भी दिखाया गया है। प्रेशर वेरिएशन में भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पर रेयरफैक्शन होगा वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तीसरे में हम देखते हैं डिस्टेंस के बारे में कि जो डिस्टेंस है दो वेव्स के बीच में, जिसको हम डेंसिटी और प्रेशर के आधार पे हम बांट सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो जो अपर पार्ट रहता है, ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट, उसको क्रेस्ट कहा जाता है और नीचे का पार्ट जो होता है उसको ट्रॉ कहा जाता है। और ऊपर से नीचे की तरफ, खाई की तरफ जब हम आते हैं तो ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी कम होती है। और ऊपर की तरफ जाते हैं, क्रेस्ट वो जगह होती है जहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती है, यानी कि वो कंप्रेशन कहलाता है। यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट जो है जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं वो है कंप्रेशन का कंप्रेशन, और जो लोअर पार्ट आप देख रहे हो जहाँ पर ट्रॉ लिखा हुआ है वो जो है उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। The distance between two consecutive compressions C or two consecutive rarefaction is called the wavelength. अब the distance between two consecutive compressions और two consecutive rarefactions, यानी कि कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन तक अब जब जाते हो तो इसके बीच का जो पार्ट है पूरा, यानी कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक पहुंचने के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। या फिर नीचे का पार्ट होता है जिसको हम ट्रॉ बोलते हैं, या फिर रेयरफैक्शन। तो एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन तक जो पहुंचते हैं तो उसके बीच का जो पूरा डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। अब हम इसको ऐसे क्यों गिनते हैं, क्योंकि ऊपर का पार्ट जो है वो कहलाता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन से हम जब दूसरे कंप्रेशन तक जाएंगे तो बीच में रेयरफैक्शन भी आता है, ढलान आती है ना, बीच में खाई बनती है। तो यानी कि ये खाई के पार, यानी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना, यानी कि पहाड़ की एक चोटी से लेकर दूसरी चोटी तक जाएंगे तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको कहा जाता है वेवलेंथ। The wavelength is usually represented by Greek letter lambda। यहाँ पर जो लेटर देख रहे हो जो इसका दिया गया है सिंबल, इसको लैम्डा कहा जाता है। क्या कहते हैं आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। और ये ग्रीक लेटर है और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, इसको मीटर में मापा जाता है। या फिगर में भी देख सकते हैं कि जो ऊपर का पार्ट है, देखिए लैम्डा कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है लैम्डा। तो लैम्डा बता रहा है एक पीक से दूसरे पीक के बीच का डिस्टेंस। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है लैम्डा। ठीक है, एंड लैम्डा इज अ ग्रीक वर्ड, याद रखना है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो होती है मीटर। नाउ फ्रीक्वेंसी टेल्स us how frequently an event occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in unit time is called the frequency of beating the drum. We know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between a maximum value and a minimum value. The change in the density from the maximum value to the minimum value, then again to maximum value, makes one complete oscillation.
The number of such oscillations per unit time is the frequency of the sound wave. If we can count the number of compressions or rarefactions that crosses per unit time, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by Greek letter nu. ये जो आप v बना हुआ देख रहे हैं, this is called nu. तो फ्रीक्वेंसी को न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पीछे हमने देखा वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और न्यू जो है वो हमें बताता है साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। इसकी SI यूनिट जो होती है साउंड की, उसको बोलते हैं हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को सिंबल होता है इसका SHZ, और इसको पूरा लिखते हैं HERTZ, हर्ट्ज। अब इसको समझने के लिए हम एक बार फिर फिगर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि अगर आप वेवलेंथ, तो हमको पता लग गया क्या होता है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, लेकिन अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अगर पहले हम देखेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, किस किस को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पता है? चलिए अच्छी बात है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं वो पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है। पर यूनिट टाइम मतलब ये समझो आप 1 मिनट में कितना कर रहे हो या 1 सेकंड में कितना कर रहे हो। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो 1 मिनट में बहुत बार हो सकती है तो उसको हम सेकंड में भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी बार, जैसे कि आपने ड्रम बजाया, तो ड्रम आप एक मिनट में कितनी बार बजा सकते हो, तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटिंग द ड्रम। अब आप 1 मिनट के अंदर कितने पन्ने पलट सकते हो, बुक के पेजेस पलट सकते हो 1 to 1 करके ऐसे, तो वो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्निंग द पेजेस। तो वैसे ही साउंड वेव्स जो हैं वो पर यूनिट टाइम के अंदर कितने पास हो सकते हैं वहाँ से आपके पास से, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अब साउंड की फ्रीक्वेंसी को काउंट कैसे किया जाता है, यानी कि जो एक पीक है, पीक मतलब कंप्रेशन, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जाएंगे तो ये बनता है पूरा वेवलेंथ, ठीक है। तो ऐसे कितने वेवलेंथ पर यूनिट टाइम में पास होते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है हर्ट्ज के द्वारा, जिसको हम HZ से लिखते हैं, और इसको फ्रीक्वेंसी को म्यू, इसकी यूनिट है HZ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू के द्वारा, NU, न्यू, जिसका लेटर है V की तरह बनाते हैं, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट इज the time taken by 2 consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the wave. अब 2 consecutive compressions को या फिर rarefactions, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक वेवलेंथ, यानी कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। तो एक वेवलेंथ जो है वो एक फिक्स्ड एरिया से क्रॉस होती है, तो उसको कितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। यानी कि एक कंप्रेशन, ये दूसरी कंप्रेशन, ये पूरी वेवलेंथ कहलाती है। तो ये वेवलेंथ जो है वो एक टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर क्रॉस होती है, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ द वेव। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, देखो ये ऑसिलेशन की तरह हो जाता है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से शुरू होकर आगे जाना और फिर वापस उसी जगह पे आ जाना। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो घड़ियाँ होती हैं हमारी घर के अंदर, क्लॉक्स लगी होती है, जो उस क्लॉक के नीचे एक कड़छी टंगी होती है, जिससे आप सब्जी वगैरह डालते हो ना, खाने में यूज़ करते हो, वैसे एक बड़ा चम्मच टंगा होता है। पहले तो होता था, आजकल भी आता ही ऐसा, आजकल उसका डिज़ाइन चेंज हो गया। तो वो जो चम्मच होता है वो इधर से इधर घूमता रहता है। तो जब वो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह जाता है और दूसरी जगह से वापस अपनी जगह पर आ जाता है, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। तो ऐसे ऑसिलेशंस जो हैं वो कितने ये होते हैं एक सेकंड के अंदर या एक पर यूनिट टाइम के अंदर, तो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना समय लगता है उसको हम कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल D से, इसकी SI यूनिट है सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं, यानी कि V यानी कि न्यू है, ये V लिखा हुआ है ना, जो इसको न्यू बोलते हैं। तो न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यू का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज उसका यूनिट है, लेकिन न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और T क्या है? T इज द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। तो फ्रीक्वेंसी और साउंड वेव का जो टाइम है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? कि फ्रीक्वेंसी जितनी होगी टाइम पीरियड ऑफ द वेव उतना ही कम होगा। ये देखो आप देख रहे हो ना, 1/T लिखा हुआ है। 1/T का मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेव टाइम पीरियड कम हो जाएगा, यानी कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन याद रखना। A violin and a flute may both be played at the same time in an orchestra,
both sound travels through the same medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. Both sound travel at the same speed irrespective of the source, but the sound we receive are different. This is due to the different characteristics associated with the sound. अब वायलिन और फ्लूट, वायलिन जानते हैं ना, वायलिन मतलब जो शाहरुख खान बजाता था मोहब्बतें पिक्चर के अंदर, ठीक है। वायलिन और फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, इन दोनों को जब बजाया जाएगा तो आपको साउंड दोनों का साथ में सुनाई नहीं देगा, इनकी दोनों में से एक का साउंड ही सुनाई देगा प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्गली। तो इसका कारण क्या है, दोनों सेम जगह पर उनको ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो भी सेम है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हवा कम है यहाँ पे हवा ज़्यादा है, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ ज़्यादा सुनाई देगी, एक कम सुनाई देगी। इसका रीज़न है कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि साउंड के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, जिसमें पहला आता है पिच। पिच, यहाँ पर मैं बात क्रिकेट पिच की नहीं कर रहा हूँ। पिच मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक, इसको कैसे समझेंगे आगे देखते हैं। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। अब ब्रेन जो है वो साउंड जो हमारे तक पहुंच रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से वो रीड कर पाता है, उसको कहा जाता है उसकी पिच। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। अब जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी पिच भी ज्यादा होगी, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, पिच ज्यादा। ये चीजें तीनों याद रखनी है आपको कि ज्यादा वाइब्रेशन होगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी ज्यादा होगी। Thus, a high pitch sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing a fixed point per unit time. अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस पास हो रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर उस जगह से। यानी कि एक यूनिट टाइम के अंदर सपोज इतनी जगह है, इस जगह में से रेयरफैक्शन यानी कि वो चोटियां जो हैं जिसको हम लैम्डा बोला था, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, वो ज्यादा पास होंगी, तो ज्यादा पास होंगी तो इसका मतलब पिच ज्यादा होगी। Thus, the high pitch sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing a fixed point per unit time. Objects of different sizes and conditions vibrate at different frequencies to produce sounds of different pitch. अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका साइज भी अलग अलग होता है, उनकी वाइब्रेशन की कंडीशन भी अलग अलग होती है, इसी कारण से उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है और उनकी पिच भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो वेव शेप फॉर अ लो पिच्ड साउंड और दूसरा आप देख सकते हो वेव शेप फॉर अ हाई पिच्ड साउंड। आप देख सकते हो यहाँ पर लो, जो पहले ऊपर का फिगर देख रहे हो जिसमें लिखा है ना वेव शेप फॉर लो पिच साउंड। अब लो पिच में आप देख रहे हो कि एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ज्यादा, और नीचे वाले में देख रहे हो एक चोटी से दूसरी का डिस्टेंस कितना है, कम है। यानी कि ऊपर दोनों जो पहाड़ हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है और नीचे वाले पहाड़ों के बीच में डिस्टेंस कम दिख रहा है। यानी कि ऊपर वाले जो हैं उनको पर यूनिट टाइम में से गुजरने में वेवलेंथ को कम मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि पर यूनिट टाइम में से कम फ्रीक्वेंसी वेव वहां से पास होंगी, लेकिन नीचे हमने देखा कि पर यूनिट टाइम के अंदर ज्यादा पास हो जाएंगी, इसलिए वहां पर हाई पिच होगी। क्या होगी, पिच हाई होगी। The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave. The magnitude of the maximum disturbance in the medium, अब मीडियम के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस मतलब वाइब्रेशन, तो ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन जो होता है on either side of the mean value, it is called the amplitude of the sound. It is usually represented by the letter A as shown in figure 12.8c. For sound, its unit will be that of density or pressure. 12.8c. अब यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात की जा रही है। एम्पलीट्यूड का मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द माउंटेन, वो जो पहाड़ जो दो बनाए थे दोनों चोटियों के बीच का डिस्टेंस हमने काउंट किया था, तो बीच वाली लाइन एक सेंटर से एक लाइन जा रही थी जिसके ऊपर जो जाती है पहाड़ बनता है उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, और जो नीचे खाई बनती है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो ऊपर का जो पहाड़ बनता है तो बीच वाली लाइन से लेके उस पहाड़ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। देखा आपने वहां पर पिक्चर में भी दिया गया। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। अब साउंड जो है वो लाउड है या फिर सॉफ्ट है, ये डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। अब एम्पलीट्यूड जो है,
ठीक है। अब उसकी जो लाउडनेस जो है, सॉफ्टनेस है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। अब एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है उसके ऊपर कितनी फोर्स से मारा जा रहा है। यानी कि अगर आप एक भोंपू लेके बजा रहे हो, उसको धीरे बजाओगे तो साउंड धीरे निकलेगा, पूरी जोर से बजाओगे तो तेज साउंड आएगा। ड्रम बजा रहे हो, हल्के हाथ से मारोगे तो धीरे आवाज आएगी, जोर से दोगे तो जोर से आवाज आएगी, ठीक है। If we strike a table lightly, we hear a soft sound because we produce a sound wave of less energy. If we hit the table hard, we hear a louder sound. Can you tell why? A sound wave spreads out from its source. As it moves away from the source, its amplitude as well as loudness decreases. Louder sounds can travel a larger distance as it is associated with higher energy. Figure 12.10 shows the wave shape of loud and soft sound. अब obvious बात है, आपने टेबल पर मारा, धीरे मारा, साउंड वेव कैसे जाती है? ऐसे खाई की तरह, सांप जैसे चल रहा है, जैसे ऊपर हमने 12.8.c देखा, तो ऊपर नीचे ऐसे जाता है। तो बीच वाली लाइन से ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, यानी कि पहाड़ भी बनता है और खाई भी बनती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो अगर आप धीरे मारोगे तो जैसे वो साउंड वेव दूर जाएगी ऊपर और नीचे, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड क्रिएट नहीं होगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा तो साउंड लाउड होगा नहीं होगा, तो ज़्यादा देर सुनाई नहीं देगा। इसीलिए साउंड ज़्यादा तेज़ी से बजाया जाता है, जो भी वो दूर तक सुनाई देता है और बाकी नहीं सुनाई देता। ये देखो, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो। सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड में क्या फ़र्क है? सॉफ्ट साउंड होता है वहाँ पर क्रेस्ट और ट्रो जो है वो काफ़ी कम है, यानी कि छोटा है डिस्टेंस, बीच से देख लो। और लाउडर साउंड में देखो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन रहे हैं, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर। The quality or timbre of a sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. The sound which is more pleasant is said to be a rich quality. A sound of single frequency is called a tone. The sound which is produced due to the mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to. Noise is unpleasant to ears. Music is pleasant to hear and it is of rich quality. अब जो प्लेजेंट साउंड होता है, यानी कि जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, उस साउंड को क्वालिटी को हम बोलेंगे रिच क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी। और साउंड जो होता है ना, एक ही फ्रीक्वेंसी का, सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको टोन कहा जाता है, TONE, टोन। वो एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। लेकिन मिक्सचर जो होता है ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, उसको हम बोलते हैं नोट। और नोट जो होता है वो सुनने में मज़ा आता है। नॉइज़ मतलब शोर शराबा, वो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन म्यूजिक हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में। The speed of sound is defined as the distance which a point on a wave such as a compression or a rarefaction travels per unit time. अब साउंड की स्पीड की बात करें तो साउंड की स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑफ वेव, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव सच एज कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, यानी कि कंप्रेशन या रेयरफैक्शन जो है वो पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। भले हम ऊपर वाली कंप्रेशन ले लें, भले रेयरफैक्शन ले, कोई गैप तो देखना पड़ेगा ना। तो इसी को हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर v जो है उसको हम देख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। डिस्टेंस मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे, उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गया वेवलेंथ अपॉन टी, टाइम टेकन। यहाँ पर लैम्डा जो है वेवलेंथ है और टी जो है टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव है, ठीक है। अब इसके आगे आप देखोगे कि v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी है, लेकिन 1 अपॉन टी जो होता है वो तो न्यू के बराबर होता है। हमने पीछे किया था ऊपर कि 1 अपॉन टी इज इक्वल टू न्यू किया था ना हमने, तो 1 अपॉन टी की जगह पे हम न्यू लिख देंगे, तो हमारा बन जाएगा v यानी कि स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो हमारी आंसर आ जाएगा यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लैम्डा जो है वो होती है वेवलेंथ और न्यू जो होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी। The speed of sound remains almost the same for all frequencies in a given medium under the same physical condition. अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, ये आप एक बार ट्राई करेंगे, then we will see if any issues arise. The amount of sound energy passing each second through unit area is called the intensity of sound. यानी कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है एक सेकेंड के अंदर, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या बोल जाते हैं? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से कितना साउंड एनर्जी पास हो रहा है। वी समटाइम्स यूज द टर्म लाउडनेस और इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम। लेकिन कभी कभी लोग जो है इंटेंसिटी को लाउडनेस की जगह यूज़ कर देते हैं और लाउडनेस को इंटेंसिटी की जगह यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है।
Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as louder than the other simply because our ears detect it better. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों साउंड इक्वल इंटेंसिटी के हैं, लेकिन फिर भी हमें एक तेज सुनाई देता है और एक धीरे सुनाई देता है। ये सिर्फ होता है ईयर की वजह से, कान हमारे अच्छे से सुन सकते हैं इस वजह से।